हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसमें पढ़ने वाले हैं अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक की यूनिट 2 का फाइनल टच। हमने यूनिट 1 अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर अप कर ली है और उसकी जो फ़ोटोज़ हैं वो मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप के चैनल पे शेयर कर दी हैं। जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो कर लो, थ्योरी के नोट्स वहीं से मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम अपना यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे टोटल 5 चैप्टर्स हैं। तो पहला हमारा ओवरहेड्स है, तो ओवरहेड से स्टार्ट करते हैं, इसकी मीनिंग से देखते हैं कि क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ओवरहेड्स, मेंशन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। देखो ओवरहेड्स क्या होते थे, ये तो आपको पता ही लग गया। जितना भी डायरेक्ट था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उन सबको अलग कर देते हैं। और जितना भी इनडायरेक्ट होता था हम उनको कंबाइन कर देते, तो हमारा ओवरहेड्स निकलता था। और जो ओवरहेड्स था वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड था। तो मीनिंग क्या बोलती है, ओवरहेड्स में भी डिफाइन एज द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर सच एज and such other expenses as cannot be conveniently charged direct to specific cost or cost unit. So thus overheads क्या होते थे, indirect material, indirect labor and indirect expenses. then उसके बाद classification of overheads की, overheads को classify कैसे करा हुआ है। overheads classification is the process of grouping cost according to their common characteristics। कि जो हमारी cost आ रही है उनको common एज पर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम उनको अलग निकाल लेते हैं। CIME डिफाइंस क्लासिफिकेशन द अरेंजमेंट ऑफ आइटम इन लॉजिकली ग्रुप्स हैव रिगार्ड द सेम नेचर पर्पस टू बी फुलफिल्ड। जिनका नेचर सेम हम उनको एक साइड कर लेते हैं। सो एडवांटेजेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओवरहेड्स क्लासिफिकेशन, हम उनको क्लासीफाई क्यों करा है, बिकॉज अकाउंटिंग एक्यूरेट क्लासिफिकेशन, हम सारा क्लासिफिकेशन कर लेते थे। सारे जो एक्सपेंसेस होते थे नेसेसरी, उनसे प्रॉपर अकाउंट्स बन सकता था। इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल, हमारी कंट्रोलिंग, हम जो एक्सपेंसेस हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि वो एकदम से सीन नहीं किए जा सकते हैं। क्योंकि देखो जो डायरेक्ट मटेरियल होता था डायरेक्ट एकदम पहचान जाते थे, इनडायरेक्ट मटेरियल को हम ज़्यादातर गौर से नहीं देख सकते हैं। सेम विद लेबर, सेम विद एक्सपेंसेस, कि जिससे कि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए। देन प्रिपेयरिंग बजट्स, हम अपने बजट्स बना पाए फिक्स वेरिएबल एक्सपेंसेस को लेके। देन उसके बाद मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स की कौन कौन से मेथड्स होते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो वो होता है फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन। अगर हम उनके बिहेवियर और वेरिएबिलिटी की बात करें दैट इज बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन। एंड अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन एज पर एलिमेंट्स तो उनको बोलेंगे एलिमेंट वाइज। अब यहाँ पे ये रहे एलिमेंट वाइज। फंक्शन वाइज कौन कौन से होते थे, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 5 होते थे, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग। और अभी हमने ना, अभी जो रिसेंट बुक है उसमें हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को एक कर दिया। ठीक है, देन बिहेवियर वाइज में फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। एंड एलिमेंट वाइज indirect material, indirect labor and indirect expenses. Then classification of overheads according to their functions। अगर हम functions की बात करें तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ऑल indirect expenses इनके द कनेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग के ऑपरेशंस में लगते हैं उन्हें। देन अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, के फंक्शन के बेस पे हमने उनको कैसे क्लासीफाई करा। तो फर्स्ट इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में काम आते हैं उनको प्रोडक्शन ओवरहेड बोलते हैं। जी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं, उन्हें वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं और फैक्चरिंग ओवरहेड्स भी बोलते हैं। एंड सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर गिवन बिलो, जैसे कंज्यूमर्स stores like oil, grease, lubricants, cotton waste, factory rent, salaries for foremen, fuel, power, depreciation, repairs, excise duty, ये सब चीज़ें। एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जो कि हमारे मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में लगती है एंटरप्राइजेस के, जैसे कि ऑडिटर्स फीस, बैंक चार्जेस, डेप्रिशिएशन, डायरेक्टर फीस, लीगल चार्जेस, मैनेजर सैलरी। ये थोड़ा कोस्ट शीट से सिमिलर है क्योंकि इसमें ये ओवरहेड्स है तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। देन सेलिंग ओवरहेड्स कौन कौन से होता है, जो हम सामान बेचने में प्रमोट करने में लगाते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल, सेल्समैन सैलरी, एग्जीबिशन एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन सेल्स एंड सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस। देन डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने में लगाते हैं, जैसे कि पैकेजिंग एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी इवेंट्स। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो हम न्यू प्रोडक्ट के लिए लगाते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इन रिसर्च, सैलरी पे टू रिसर्च डेवलपमेंट, ये सब। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर एंड वेरिएबिलिटी, जो उनके बिहेवियर और वेरिएबिलिटी के बेस पे होते हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स कौन से होते हैं, जो कि हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ओनली
प्रोडक्शन की, अगर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो हम इनको एकदम से चेंज नहीं कर सकते, इन पे हम थोड़ा कम इफेक्ट डालेंगे इनकी वॉल्यूम पे, जैसे कि रेंट ऑफ फैक्ट्री, सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ, इंश्योरेंस इन बिल्डिंग। देन वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं, जिनको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं एज पर दी प्रोडक्शन। एंड सेमी ओवरहेड कौन से होते हैं, जो दोनों होते हैं, फिक्स भी होते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। इन अदर वर्ड सेमी वेरिएबल ओवरहेड वेरी इन पार्ट इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, की ये वेरी हो सकते हैं और कहीं कहीं पे नहीं हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन चार्जेस कंसिस्ट ऑफ मंथली रेंटल चार्जेस, जो कि हमारे फिक्स्ड होते हैं, और जो हमारे कॉल चार्जेस होंगे वो वेरिएबल होंगे। मतलब कि जो हमारा रेंटल चार्जेस है टेलीफोन का वो तो हमारा फिक्स्ड है, पर हम एज पर जो कॉल्स की ड्यूरेशन वाला है वो हमारा वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो इंडायरेक्ट मटेरियल, indirect material refers to all the materials that which cannot be classified as direct but needed for the completion of product, जो कि डायरेक्ट नहीं होता पर इनके बिना हमारा प्रोडक्ट भी नहीं बनता, जैसे कि लुब्रिकेंट, ऑयल, ग्रीस, कॉटन वेस्ट। देन इनडायरेक्ट लेबर कौन से होते हैं, लेबर्स विच आर नॉट डायरेक्टली इंगेज, और डायरेक्टली तो नहीं बनते हैं बट हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि स्वीपर, वॉचमैन, स्टोर कीपर, टाइम कीपर्स। देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट हमारे एक्सपेंसेस नहीं लगते बट हमारे लगते हैं, जैसे कि रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें। देन उसके बाद what do you mean by semi variable overheads, explain the various methods segregating हाँ segregating fixed and variable overheads। then उसके बाद meaning of semi variable overhead कौन से थे, semi variable overhead are those which can be both fixed and variables, दोनों होते थे, जो partly fixed होते थे, partly हमारे वेरिएबल होते थे। देन उसके बाद इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया ऊपर, अब पढ़ते हैं ऊपर, इधर इधर में मेथड्स ऑफ सेग्रीगेशन सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, के फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स को कैसे सेग्रीगेट करते हैं। तो देखो जो फिक्स्ड वाला होगा उसकी तो सेम स्ट्रेट लाइन जाएगी, क्योंकि हम उनको शिफ्ट ही नहीं कर सकते। उसके बाद जो वेरिएबल होगा हम सिर्फ उन्हीं को चेंज कर सकते हैं। So graphic presentation, under this method the semi variable cost incurred at various levels of output are plotted on a graph paper। जैसे कि हमारे जो वेरियस वेरिएबल फैक्टर होंगे हम उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे, क्योंकि वो तो चेंज होते रहते हैं, तो जो वेरिएबल होंगे वो चेंज मतलब इंक्रीजिंग पॉइंट पे जाएंगे। तो उसके बाद फ्रॉम पॉइंट ए अ पैरेलल लाइन, फिर वहाँ पे हमारे पास एक पैरेलल लाइन भी है एक्स एक्सिस की, जिसको फिक्स्ड कॉस्ट लाइन बोलते हैं, और जो कि डिफरेंस हमें बताता है फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के बीच का। देन उसके बाद नेक्स्ट इज कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड होता है, अंडर दिस मेथड द सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल फिक्स्ड एंड वेरिएबल इज कैरिड बाय कंपेयरिंग टू लेवल्स ऑफ आउटपुट। यहाँ पे टू लेवल्स ऑफ आउटपुट को हम कंपेयर करेंगे विद अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, कि हमने कितने एक्सपेंसेस लगाए हैं। जैसे कि डिटरमाइन ऑफ वेरिएबल बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, वेरिएबल कॉस्ट पर जो क्या होगा, चेंज इन सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड चेंज इन वॉल्यूम प्रोडक्शन। वॉल्यूम प्रोडक्शन नीचे आएगा एंड हमारी सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस की कॉस्ट ऊपर आएगी। देन उसके बाद डिटरमाइन फिक्स्ड कॉस्ट एज फॉलोज। और फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे प्रोडक्शन क्वांटिटी से इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। ये हमारा सारा थ्योरी प्रैक्टिकल में चला जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद हमारा एक और है, दैट इज हाई एंड लो पॉइंट्स मेथड, जिसमें हमारे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी, डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट बाय डिफरेंस इन आउटपुट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज मेथड ऑफ एवरेज। तो ये हमारा सारा मुझे नहीं लगता ये शायद वेरिएबल वाला हमारे इस साल आया है। देन उसके बाद ओवरहेड्स अकाउंटिंग की, ओवरहेड अकाउंटिंग कैसे होती है, तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अप्रोप्रिएटमेंट ऑफ ओवरहेड्स की। अप्रोप्रिएटमेंट ऑफ ओवरहेड्स क्या है, इसका शॉर्ट नोट पढ़ लेते हैं। So, certain expenses are incurred jointly for the whole factory for the various department and cannot be charged directly to a specific department of cost center. The distribution such expenses at various department is known as appropriation of overheads। कि देखो काफ़ी ज़्यादा expenses होते हैं जो हम पता ही नहीं लगा पाते कि कौन से डिपार्टमेंट्स आए हैं, तो उन सबको अपने अपने डिपार्टमेंट भेजने के लिए हम appropriation of overheads करते हैं। The appropriation of overheads to various department और cost center should be done in more equitable basis। इसको equitable basis पे करते हैं। Apportionment of
ओवरहेड्स कैन बी डिफाइन एज अ चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भेजना जिसके वो बेसिस पे है। देन ओवरहेड्स अगर रेंट की बात करें तो बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट क्या हो गया, फ्लोर एरिया कितना है, लाइटिंग की बात करें तो नंबर ऑफ लाइट कितने हैं, लेबर वेलफेयर की बात करें तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, पावर की बात करें तो एचपी मशीन्स कितनी है, डिप्रिसिएशन की बात करें तो प्लांट वैल्यू क्या है हमारी, सुपरविजन की बात करें तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं हमारे, ये सब चीज़ें। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रीअपॉर्चमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कोस्ट ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेरियस मेथड्स ऑफ reappropriation of overheads. So reappropriation of service department cost, or secondly distribution of overheads. After making the primary distribution of overhead cost to various production and service departments, the next step is to reapportionment to the service department cost to production department on suitable basis. This is necessary because the ultimate objective of absorbing all overheads over goods produced in a production department. This process reapportionment is known as secondary distribution of overheads. देखो secondary distribution क्या होती है, हम पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं ओवरहेड्स का डिफरेंट डिपार्टमेंट में, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप होता है उसको रीअपोर्शन करना ऑफ द सर्वे डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने सूटेबल बेसिस पे। ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि हमारे सारे गुड्स की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ रीअपॉर्चमेंट इज नॉन एज सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। देन उसके बाद मेथड्स ऑफ रीअपॉर्चमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कोस्ट ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सर्विस डिपार्टमेंट में हम रीअपॉर्चमेंट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। रेसिप्रोकल सर्विस मेथड में हमारे 3 फर्दर है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ट्रायल एरर मेथड। तो देखो अगर अब मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जब भी हम पीछे वाली वीडियो पढ़ के आए ना, बिन और स्टोर लेजर अकाउंट, इन सब के फॉर्मेट चेक करके जाना। अगर थ्योरी के बेसिस पे जा रहे हो तो फॉर्मेट आ सकते हैं, फॉर्मेट कर लेना, बहुत ज़्यादा टफ है आई नो। और जो हमारा लीफो फीफो मेथड है, अगर प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो फिर भी करके जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर्मा बनाने के लिए कह सकते हैं, बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं फर्स्ट दैट इज डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ सब डिपार्टमेंट आर डायरेक्टली अप्रोप्रिएट फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विदाउट अपॉर्चमेंट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट, कि हम डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कर लेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट के पास नहीं जाएंगे। द सर्वे रेंडेड बाय वन सर्विस डिपार्टमेंट टू अनदर नॉट कंसिडर, और फिर हम सर्विस वाले को कंसिडर भी नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसका सॉल्यूशन है। देन उसके बाद स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता था, अंडर दिस मेथड द सर्विस डिपार्टमेंट आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते थे सर्विसेबिलिटी को। एंड द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट विच रेंडर सर्विस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर डिपार्टमेंट, जो उनकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम उसने जितनी भी सर्विस दी है अलग डिपार्टमेंट्स को, उन सबको ऐसे लगा देते थे, लाइन वाइज लगा देते थे। देन साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड, इसमें हम पूरे स्टेप्स करते हैं, पहले हम टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं, देन उसके बाद हम फॉर्मूले में फिट कर देते हैं, ये सब तो थ्योरी में ही चला जाएगा। देन ट्रायल एंड एरर मेथड, उसके बाद रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अंडर दिस मेथड द फॉलोइंग स्टेप आर टेकन, हम इसमें फॉलोइंग स्टेप टेक करेंगे। स्टेप 1 अप्रोप्रिएट द फर्स्ट सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन द एग्रीड परसेंटेज। देन उसके बाद स्टेप 2 नाउ appropriation of the cost second service department in which includes in all cost। then उसके बाद step 3 and then example है। then फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, what do you mean by absorption of overheads, discuss the different methods of absorption in factory overheads। so absorption of overheads क्या है, so once the process of reapportionment of service department goes to various departments is complete, पहले हमने apportionment करा, हमने reapportionment करा सर्विस डिपार्टमेंट का, then अब हम करेंगे absorption of overheads। so वी फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अभी हमने ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट पता लगी है। आफ्टर सेटिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द नेक्स्ट स्टेप इज टू चार्ज दीज ओवरहेड्स टू वेरियस जॉब। अब इनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इनको ओवरहेड चार्ज करने में वेरियस जॉब्स में, प्रोडक्ट्स में और हमारी प्रोसेसेस में। देन ऑल जॉब्स और प्रोडक्ट्स पास थ्रू द one or more production center it because it's essential the total overheads production center ultimately charge the absorb cost, कि उन्होंने कितने डिपार्टमेंट से कितनी कॉस्ट को अब्जॉर्व करा है। देन उसके बाद मेथड्स ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स की, फैक्ट्री ओवरहेड्स की मेथड्स क्या है। सो फर्स्ट इज यूनिट कॉस्ट मेथड, तो इसका ओवरहेड रेट क्या निकालेंगे, ओवरहेड एक्सपेंसेस नंबर यूनिट उन्होंने कितनी प्रोड्यूस करी है, देन इसके हमारे डिमांड है। देन उसके बाद सेकंड है दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड,
Under this method, the cost of direct material used in manufacture of product used in the base of absorption of factory overheads, कि उसने फैक्ट्री ओवरहेड्स में कितने ऑब्जॉर्व करे, इसमें हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा, ओवरहेड रेट क्या आएगा, ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने थे डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है, देन उसके बाद मेरिट एंड डिमेरिट है, देन डायरेक्ट लेबर आर कैसे निकालेंगे, ओवरहेड रेट कैसे निकालेंगे, ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे और डायरेक्ट लेबर आर्स कितनी है, फिर उसके मेरिट एंड डिमेरिट है, देन फोर्थ वाला है हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अंडर दिस मेथड ओवरहेड ऑब्जर्प्शन रेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग, हम लोग डिवाइड करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से, देन उसके मेरिट के साथ ईजी है, ऑटोमेटिकली हो सकता है, देन सूटेबल है। तो उसके बाद प्राइम कॉस्ट मेथड में ओवरहेड रेट डिवाइड इज इक्वल टू क्या हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट एंड इनटू 100। देन उसके बाद ये हमारे सारे ओवरहेड्स ही निकालने के तरीके हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज steps in detail for computing machine hour rate overheads, ओवरहेड्स एंड बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट कैसे हो सकता है। तो अगर रेंट रेट और टैक्सेस की बात करें तो फ्लोर एरिया से पता लग जाता है, लाइटिंग एंड हीटिंग के लिए नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, सुपरविजन के लिए नंबर ऑफ आवर्स कितने दे रहा है, इंश्योरेंस एंड मशीन्स, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, ये सब चीज़ें पढ़ने वाली हैं। देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन अपॉर्चमेंट एंड अब्जॉर्प्शन, हम डिफरेंस करेंगे तो पहले दोनों को ही लिख के आ जाएंगे। देन उसके बाद व्हाट इज मीन बाय अब्जॉर्प्शन, ये हमारा लिखा ही नहीं है यहाँ पे। देन फैक्टर्स कंसाइडर टू बी ऑपरेटिंग रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ओवर सिंप्लिसिटी, एडुकेसी, इक्विटेबल अपॉर्चमेंट, रिलेशन विद टाइम फैक्टर, डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड मशीन वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मशीन आर ऑन द बेसिस ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड। सो मशीन आर रेट क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स वाला था, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एडवांटेजेस ऑफ मशीन आर रेट, मशीन आर रेट के क्या वो थे, मशीन आर रेट इस मोस्ट साइंटिफिक है, एक्यूरेट पीरियड है हमारा, एंड प्रोडक्शन हो जाता है, देन आइडल ऑफ मशीन्स भी निकल जाती है, कोस्ट रिपोर्ट भी बन जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है। तो उसके बाद अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स क्या होता था, ओवरहेड एक्सपेंसेस आर यूजुअली चार्ज ऑफ प्रोडक्शन द बेस ऑफ प्री डिटरमाइन ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन रेट, हम प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट्स के लिए चेक करते हैं। दिस इज द रेट कैलकुलेटेड इन एडवांस, जो कि हम एडवांस में कैलकुलेट कर लेते थे ड्यू टू प्री डिटरमाइन रेट्स, हम क्योंकि हमने पहले सोचा था तो पता लग जाएगा कि ओवरहेड हो रहा है कि अंडर हेड हो रहा है। फिर उसके बाद अंडर ऑब्जॉर्प्शन वेयर द अमाउंट ऑब्जॉर्व इज लेस देन एक्चुअल अमाउंट, कि हमने जहाँ पे ऑब्जॉर्व करी है एक्चुअल लेस देन एक्चुअल हमने ऑब्जॉर्व करी है। फिर उसके बाद हमारा ओवर ऑब्जॉर्प्शन जहाँ पे हम ज़्यादा कर लेते थे। तो उसके बाद रीजंस फॉर अंडर ऑब्जॉर्प्शन और ओवर ऑब्जॉर्प्शन की क्या रीजंस हो सकते हैं। सो अगर हम गलत एस्टिमेट कर लेते हैं, उसके बाद लेवल ऑफ प्रोडक्शन गलत कर लेते हैं, एस्टिमेशन ऑफ मशीन पावर गलत कर लेते हैं, अंडर और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी कर देते हैं, अनफोर्सीन चेंजेस आ जाते हैं। देन ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड्स एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, सो ट्रांसफर टू कॉस्टिंग, हम इनको P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजते हैं। इन केस ऑफ अंडर, अगर अंडर आ रहा है तो कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग आएगा, और अगर ओवर ऑब्जॉर्प्शन है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। देन उसके बाद हमारा कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर आएगा, देन यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्री रेट्स आएगा। देन उसके बाद डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ अब्जॉर्प्शन, मेथड्स बताने हैं हमें कौन से, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 की अब्जॉर्प्शन है क्या। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 10 वही कि हम उनको कैसे अंडर और ओवर क्या है। तो उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट एंड एलोकेशन वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ ओवरहेड्स। सो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स क्या हो सकता है, एलोकेशन मीन्स द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम्स ऑफ कोस्ट टू कोस्ट सेंटर और कोस्ट यूनिट, कि हम सब आइटम को कोस्ट सेंटर्स और कोस्ट यूनिट में भेज देते हैं। एंड अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स क्या हो सकता है, अलॉटमेंट करना, प्रपोर्शनेट करना आइटम को कि कोस्ट कौन से कोस्ट यूनिट और कौन से कोस्ट सेंटर्स हैं। देन डील्स विद, यहाँ पे डील्स करते हैं हम एलोकेशन डील्स विद होल आइटम, यहाँ पे सारे आइटम से करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ हम
प्रोपोर्शन आइटम के साथ करता है। देन बेसिस रिक्वायर्ड, क्या क्या बेसिस रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पे? नो बेसिस इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई बेसिस रिक्वायर्ड नहीं हो सकते, पर यहाँ पे सूटेबल बेसिस लगते हैं कोस्ट के लिए, क्योंकि वो कौन से एरिया, एसेट वैल्यू कहाँ से आ रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स वगैरह क्या है। देन उसके बाद नीड क्या है? कोस्ट एलोकेटेड इज अ कोस्ट सेंटर द होल बेनिफिट्स एक्सपेंसेस। देन ये तो छोड़ दो। तो उसके बाद सोल्व एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा रिकंसिलेशन है। एक सेकेंड। सो रिकंसिलेशन, सो पहले तो यही है कि मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द नेसेसरी रिकंसिलाइजेशन ऑफ कोस्ट अकाउंट की नेसेसरी क्यों है। देन उसके बाद स्टेट द रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ द कोस्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, क्यों बनाते हैं। देखो देखो रिकंसिलेशन ऑफ कोस्ट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या है, देखो मीनिंग क्या है। रिकंसिलेशन ऑफ कोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी टेलिंग द प्रॉफिट्स डिस्क्लोज बाय टू सेट्स ऑफ बुक्स। देखो मैं बताती हूँ, एक होता है इंटीग्रल, एक होता है नॉन इंटीग्रल। अगर आप इंटीग्रल कर रहे हो तो हमें फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों लगती है, ठीक है। अब वहाँ पे जहाँ पे नॉन इंटीग्रल है वहाँ पे, हाँ जहाँ पे नॉन इंटीग्रल है वहाँ पे दोनों अलग अलग बुक्स बनती हैं, और उन दोनों के प्रॉफिट्स को चेक करने के लिए हम रिकंसिलेशन करते हैं। सो रिकंसिलेशन ऑफ कोस्ट फाइनल्स, रिकंसिलेशन ऑफ कोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स में टेलिंग द प्रॉफिट की दोनों सेट ने जो प्रॉफिट बनाया वो चेक करना। फाइनेंशियल बुक एंड कोस्ट बुक्स एंड असर्टेन पॉसिबल रीजंस फॉर डिक्रीमेंट। तो नेसेसिटी एंड पर्पस क्या है रिकंसिलेशन का? There are mainly two system of keeping cost account. फर्स्ट हमारा इंटीग्रल अकाउंटिंग एंड सेकेंड हमारा नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। अंडर इंटीग्रल बोथ कोस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर कीप्ड कंबाइन, कि दोनों को कंबाइन करके बनाते हैं। दिस मीन कि जो हमारा फाइनेंशियल कोस्ट अकाउंटेंट को अलग अलग नहीं रखते हैं, ठीक है। उसके बाद दस द नीड ऑफ रिकंसिडर डज नॉट अराइज सच केसेस एज द इंडिपेंड एज द प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय टू सेट्स टू नॉट। जहाँ पे हम इंटीग्रल कर रहे हैं वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है बनाने की, बट जो हमारा नॉन इंटीग्रल है जहाँ पे दोनों अलग अलग बनाए जा रहे हैं वहाँ पे प्रॉफिट्स को चेक करने की ज़रूरत है। देन उसके बाद द नीड फॉर रिकंसिलेशन बिटवीन द प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय कोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट राइजेस ड्यू द फॉलोइंग रीजन, क्योंकि एक्सप्लेन करना क्या सोर्सेज ऑफ डिफरेंस है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, अंडर और ओवर रिकवरी चेक करना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर चेक करना एडजस्टेड है कि नहीं है, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन चेक करना। देन रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय कोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, क्या रीजंस हो सकते हैं। सो एक्सपेंसेस शोन इन फिजिकल अकाउंट्स बट नॉट इन कोस्ट अकाउंटिंग। फिजिकल फाइनेंशियल में तो आ रहे हैं अकाउंट्स में, बट हमारे जो कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो हमारे कोस्ट अकाउंट में नहीं आ रहे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, फाइन्स, पेनल्टी, कैश डिस्काउंट, पेमेंट डिमेज, donation expenses, discount on issue of share debentures, and the losses shown in financial accounts but not in cost account। की financial account में तो है, बट जो losses होते हैं मतलब जो कि फाइनेंशियल अकाउंट में है बट कोस्ट अकाउंटिंग में नहीं है, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ड्यू टू पार्ट थ्रेट एंड उसके बाद आइटम्स ऑफ अप्रोप्रिएशन सोन इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कोस्ट अकाउंट, की वो फाइनेंशियल अकाउंट में है बट कोस्ट अकाउंट में नहीं है आइटम्स, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, शेयर होल्डर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स, एंड कुछ इनकम्स ऐसी है जो फाइनेंशियल अकाउंट में बट कोस्ट अकाउंट में नहीं, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव, रिसीवेबल, ट्रांसफर फीस रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन, ब्रोकरेज रिसीव, ये सब चीज़ें। देन आइटम्स इंक्लूडेड इन कोस्ट अकाउंट बट नॉट इन फाइनेंशियल, की कोस्ट में है बट फाइनेंशियल में नहीं है, जैसे कि नोशनल प्रॉफिट पर कैपिटल, notional depreciation, notional rent, then under or over absorption of overhead in cost account। So in financial accounting all expenses incurred are recorded in actual figure। देखो जो अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स उसमें जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हम लिखते हैं जो कि हमारे एक्चुअल फिगर्स होती हैं। हाउएवर इन कोस्ट अकाउंटिंग में जो ओवरहेड्स हैं वो हमारे प्री डिटरमाइंड रेट्स पे मिलते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। फिर उसके बाद डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, डिफरेंट मेथड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आर यूजुअली अप्लाइड इन कोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इस वजह से हमारा डिसएग्रीमेंट आ जाता है। देन डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को भी बहुत ज़्यादा मेथड्स होते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। देन उसके बाद प्रोसीजर फॉर रिकंसिलेशन ऑफ कोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, क्या प्रोसीजर है। तो पहला है बाय प्रिपेयरिंग रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, पहले हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप वन क्या है, सेट इन द वेरियस रीजंस और रिस्पॉन्सिबल, पहले तो रीजंस ढूंढो,
फिर उसके बाद बेस प्रॉफिट बना लो। देन ऐड ऑफ द बेस प्रॉफिट एंड डिडक्ट क्या करना है, ऐड क्या करना है, इनकम्स अंडर द अंडर स्टेटेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम्स इंक्लूडेड एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें हैं। देन डिडक्ट करना है बेस प्रॉफिट से। देन स्टेप 4, फिर उसके बाद इफ़ द प्रॉफिट एज ए फाइनेंशियल अकाउंट इज टेकिंग द बेस, तो हम यहाँ पे बेस प्रॉफिट ऐड करेंगे। देन जो हमने तीनों ऑल आइटम डिडक्टेड इन स्टेप 3 शेल बी एडेड। तो फिर जो भी हमने स्टेप 3 में जितनी भी चीज़ें डिडक्ट करते हैं उनको ऐड करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम द बेस प्रॉफिट, और फिर हम जो सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद सेकंड था हमारा बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, कि हम अकाउंट बना रहे हैं, उसके लिए अकाउंट का फॉर्मेट हमारा ये रहा मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, जहाँ पे टू साइड आएगा लॉसेस पर कॉस्ट अकाउंट, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, अप्रोप्रिएशन, डिप्रिसिएशन, अंडर ऑब्जॉर्प्शन, प्रॉफिट एसेट, फाइनेंशियल बुक्स। फिर हमारा पर्टिकुलर्स में बाय साइड क्या आएगा, कॉस्ट बुक का प्रॉफिट, इनकम अंडर स्टेटेड इनकम नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट बुक, एक्सपेंसेस, ओवर वैल्यूएशन, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद हमारा एक एग्जांपल है कि कैसे प्रिपेयर करा है उन्होंने, हमारी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये रही। नेक्स्ट उसके बाद एक मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करा है। देन उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन है, ये हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। सो अब पढ़ते हैं जॉब एंड बैच कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सो देखो, व्हाट इज द जॉब कॉस्टिंग, गिव अ परफॉर्मा कॉस्ट शीट अंडर सच अ सिस्टम एंड ऑल्सो गिव सच एडवांटेजेस एंड वीकनेस ऑफ जॉब ऑर्डर एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। सो जॉब कॉस्टिंग की मीनिंग देख लेते हैं क्या है। सो मीनिंग, जॉब कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग अंडर used for finding out of the specific jobs undertaken the customer specification। देखो, जो हम एज पर द कस्टमर स्पेसिफिकेशन, एज पर कस्टमर नीड हम जो भी काम करते हैं वो हमारा जॉब कॉस्टिंग में आता है। ईच जॉब और वर्क ऑर्डर इज ट्रीटेड एज सेपरेट यूनिट, और ईच को हम एज अ सेपरेट यूनिट की तरह से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देन फीचर्स, मेन फीचर्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग कौन कौन से होते हैं। प्रोडक्शन जो होता है स्पेसिफिक रोल्स के हिसाब से होता है, खुद या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जॉब ऑर्डर डिफरेंस होते हैं। देन उसके बाद डिफरेंट ऑर्डर डू नॉट पास फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, जो दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से नहीं जाते हैं। कंपैरेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, मेंटेन सेपरेट आइडेंटिटी बनती है, सेपरेट कॉस्ट यूनिट बनती है, सेपरेट जॉब नंबर होता है। देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सूटेबिलिटी, कहाँ सूटेबल होता है। सो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इज अप्लाइड इन दोज फैक्ट्री इंडस्ट्रीज इन विच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड सर्विस रेंडर्स अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर, जो हमारी स्पेसिफिक बनती है, जैसे कि प्रिंटर्स, प्रेस, फर्नीचर शॉप, शिप बिल्डिंग, जनरल इंजीनियरिंग वर्क, मशीन टूल्स, ऑटो रिपेयर शॉप्स, इन सब पे जगह पे देखो ये लिखे यहाँ पे। देन उसके बाद नेक्स्ट वर्कशॉप फर्म्स इंगेज। देन जॉब कोस्ट शीट, की जॉब कोस्ट शीट क्या होती है। सो जॉब कोस्ट शीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज इन जॉब कॉस्टिंग, रिकॉर्डिंग द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड्स एप्लीकेबल टू जॉब कंसेप्ट। इट शो डिटेल द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट इन करेंट एग्जीक्यूशन जॉब, कि कॉस्ट शीट में, कि जॉब कॉस्ट शीट में कि क्या क्या लगता है। तो जॉब कॉस्ट शीट कैसे होती है, पहले जॉब ऑर्डर आता है, then job description, then date of commencement, then customer name, quantity, date of completion, then material, labor, overhead। so material के date, department, material number and amount लगती है। labor में भी same, date, department, job time card number, amount, and overheads में date, department, डेट बेस एंड अमाउंट अब्जॉर्ब्ड। देन टोटल निकलता है। देन कोस्ट समरी कैसे निकलती है, एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट, कितने डायरेक्ट मटेरियल, मतलब प्रॉपर नीचे तो कोस्ट शीट ही आ जाती है, साइड में उसके जॉब नंबर, जॉब डिस्क्रिप्शन, यूनिट प्रोड्यूस, कॉस्ट पर यूनिट, रिमार्क्स, पेड बाय, चेक बाय, ये सब चीज़ें आती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के एडवांटेजेस क्या है। देखो, यहाँ पे जॉब वाइज डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के लिए। यहाँ पे मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है ईच इंडिविजुअल को अपने काम करने के लिए। जॉब कॉस्टिंग जो होती है फैसिलिटेट करती है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में। जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंस कर पाता है प्रॉफिटेबल और अनप्रॉफिटेबल जॉब्स में। यहाँ पे और यहाँ पे फ्यूचर प्रोडक्शन प्लानिंग भी हो सकती है। देन कॉस्ट प्लस बेसिस में निकलता है। देन वीकनेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पर डिटेल बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कभी कभी टेक्निक्स हमारी वेरियस हो जाती हैं। देन यहाँ पे कॉस्ट पे भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। कंपैरिजन ऑफ cost of job one period is another become is meaningless, the price are continuously rising and falling, और प्राइस भी राइजिंग एंड फॉलिंग होते रहता है। देन उसके बाद व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग, की जॉब कॉस्टिंग के मेन फीचर्स क्या होते हैं। सो डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग द कलेक्शन ऑफ जॉब एंड सो मेन फीचर्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग क्या थे, ऊपर पढ़ लेते हैं। प्रोसीजर फॉर जॉब कॉस्टिंग क्या है, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी, पहले हम रिसिप्ट डालेंगे इंक्वायरी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर सीक्स एन इंक्वायरी, पहले वो इंक्वायरी के लिए आएगा कस्टमर। देन एस्टिमेशन द प्राइस ऑफ द जॉब, फिर हम प्राइस को एस्टिमेट करेंगे। देन कोटेशन ऑफ प्राइस करेंगे, फिर रिसिप्ट ऑफ ओवर देंगे, देन जॉब नंबर देंगे।
फिर उसके बाद प्रोडक्शन, देन उसके बाद हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर आएगा, देन रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट आएगी, देन अकाउंटिंग मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स, देन उसके बाद बैच कोस्टिंग। बैच कोस्टिंग क्या होता है? बैच कोस्टिंग को जब चीज़ें हमारी बैचेस में बन के तैयार होती है, स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, देन उसके बाद दैट फॉर्म स्पेसिफिक ऑर्डर विच अप्लाइज अ सिमिलर आर्टिकल। जो सिमिलर आर्टिकल्स होंगे सब वो हम मैन्युफैक्चर करेंगे, और वो कहाँ कहाँ होता है? कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर में, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स में, टॉय मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेयर पार्ट्स में, बाइसिकल्स में, गारमेंट्स में, प्रोसेस्ड फूड्स में, मेडिसिन, शूज़ एंड कॉस्मेटिक्स में। देन इन बैच कॉस्टिंग हाउ इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी डिटरमाइन, कि कैसे वो डिटरमाइन होती है? सो इसके लिए सेटिंग कॉस्ट लगती है एंड कैरिंग कॉस्ट लगती है। सेटिंग कॉस्ट क्या होती है? इट इज द कॉस्ट सेटिंग द मशीन टूल, जो वर्कर जो मशीन टूल्स को सेट करने में लगी है वो कॉस्ट, एंड कैरिंग कॉस्ट होती है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्लॉक, जो हमारी कॉस्ट लगती है, स्टोरिंग कॉस्ट, रेंट वगैरह ये सब चीज़ें। देन ईबीक्यू का ये फॉर्मूला है, देन इसको डिवाइड करने से हमारा इसका आंसर आ जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन द जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। लिमिटेशंस हमने पढ़ लिया है, देन हमारा डिफरेंस ही आ रहा है। फिर जॉब कॉस्टिंग के हमारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, की कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनल कॉस्टिंग। इसको टर्मिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। एक स्पेशल फॉर्म है जॉब कॉस्टिंग की, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं छोटी छोटी यूनिट्स में बचे होते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है फिजिकली, मतलब देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? हम लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, उसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है? जो जॉब है वो स्मॉल होती है, पर कॉन्ट्रैक्ट हमारा बड़ा होता है। यहाँ पे कंपेरेटिवली लोअर वैल्यू होती है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। यहाँ पे टाइम कम लगता है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। देन जॉब जो होती है नॉर्मली शॉर्टर पीरियड में जाती है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। देन जॉब होती है इनसाइड द फैक्ट्री होती है, और कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड द फैक्ट्री होता है। यहाँ पे जो जॉब प्राइस होती है फुल आफ्टर द कंप्लीशन, यहाँ पे हमारे पूरा कंप्लीट होने के बाद हमारे पैसे लिए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में हम इंस्टॉलमेंट में पैसे ले सकते हैं। देन उसके बाद इन ऑफ एक्सपेंसेस, जो जॉब कॉस्टिंग होती है वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होते हैं यहाँ पे सिर्फ हमारे डायरेक्ट नेचर के होते हैं। देन सब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे कोई सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में सब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। देन उसके बाद हमारा बनता है इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है? जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो एक अकाउंट होता है जो कि प्रॉफिट जितना कॉन्ट्रैक्ट ने अर्न करा है वो सब कुछ होता है। यहाँ पे सेपरेट नंबर होता है, जो कॉस्ट होती है सेपरेटली बनी जाती है। सो ये फॉर्मेट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। टू मटेरियल इशूड, परचेज डायरेक्टली, लेबर, वेजेस, ये सब चीज़ें। देन उसके बाद नोशनल प्रॉफिट, ओवरहेड्स वगैरह। देन हमारे बाय साइड मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स एंड प्लांट एंड मशीनरी, वर्क इन प्रोग्रेस, अनसर्टिफाइड, ये सब चीज़ें आती हैं। देन उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड एन इनकम्प्लीट, की इनकम्प्लीट जो मतलब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम फॉर द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर से जो शुरू होते हैं, यहाँ पे हमारा पीएनएल में जाता है। जो लॉन्गर प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे, उनका ट्रीटमेंट अलग होता है। इसके अलावा वैसे टोटल 6 एंट्री भी होती है। देन उसके बाद हाँ ये रहा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट्स एंड इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे निकाल सकते, जो भी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और कुछ होते हैं जिनका थोड़ा सा कवर हो गया है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा हमारा थ्योरी का है, पर यहाँ पे हमारे 6 ऐसे फॉर्मूले हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने की, कैसे कैसे निकल सकते हैं। ये सारा हमारा प्रैक्टिकल में ही जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द cost plus contract and escalation clauses. So cost plus contract is a contract in which price of contract ascertained by adding certain percentage of profit, जो हमने certain amount of profit को add करके हम अपनी proper निकाल सकते हैं अमाउंट, वो होता है हमारा cost plus। then उसके बाद advantages of cost plus to the contractor, cost plus contract जो होता है reasonable profit प्रोवाइड करते हैं हमें। देन उसके बाद ये प्रोटेक्ट करता है हमारा कॉन्ट्रैक्टर को, देन ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। एंड कॉन्ट्रैक्टी को क्या मेथड होते हैं? फेयर एंड जेन्युइन होते हैं, प्राइस उसे मिल जाता है, एक्चुअल कॉस्ट पे निकल जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है? कोई इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टी में समटाइम्स रिफ्यूज़, को कभी कभी रिफ्यूज़ कर जाता है। कॉन्ट्रैक्टी डिस्प्यूट्स आ जाते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टी के लिए क्या होते हैं कि यहाँ पे
अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट प्री डिटरमाइंड नहीं होती, ये सब चीज़ें ये बस पढ़ लेना। फिर उसके बाद एस्केलेशन क्लोजेस क्या होते हैं? समटाइम्स अ कॉन्ट्रैक्टेड में कंटेन एन एस्केलेशन क्लोज प्रोवाइडिंग फॉर द इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। दिस क्लोज पर्टिकुलरली नेसेसरी वेल वे प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल रेट्स आर वेजेस नॉट स्टेबल, जहाँ पे रेट्स जो हमारे चेंज होते रहते हैं, ये उस पे बेस्ड है। देन एग्जांपल ऑफ एस्केलेशन क्या था? इफ द ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस रॉ मटेरियल्स की रॉ मटेरियल इंक्रीज हो गया है, तो वहाँ पे जो प्राइसेस होंगे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। सो और सर्विस वाला चैप्टर इसमें है नहीं, ऑपरेशनल सर्विस वाला, तो वो हम स्किप कर देंगे। सो या दिस दैट्स फॉर दिस वीडियो। और अभी मेरी साइड से आपकी जो थ्योरी है कॉस्ट अकाउंटिंग की वो फुली कंप्लीट हो चुकी है, सारी वीडियोस जा चुकी हैं, वन शॉट भी जा चुका है, फाइनल टच भी जा चुका है। जिसने चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो व्हाट्सएप पे चैनल ज्वाइन कर लो फॉर दी फोटोग्राफ्स, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, until the next video, take care and all the very best for your exam.